लेट्स सी सैंडविच थ्योरम. फाइन. तो स्टेटमेंट क्या है? इफ दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, fx is between gx and hx for x in the neighborhood of a. तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है इन सम नेबरहुड ऑफ a. फाइन. h का मीनिंग आप समझ रहे हो, h इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ठीक. एज वेल एज लिमिट ऑफ gx as x approaches a, लिमिट ऑफ hx as x approaches a. अगर ये दोनों लिमिट इक्वल है तो हम कहते हैं कि fx की लिमिट को भी इक्वल टू l होना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम. आई थिंक बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मुझको एक बहुत स्मॉल इंटरवल इन द नेबरहुड ऑफ ए पर ये रिलेशन नोन है. मतलब देर आर टू फंक्शंस g एंड h. वन फंक्शन इज बिलो fx एंड वन फंक्शन इज above fx. अब ये जो मैं ग्राफ कंसीडर कर रहा हूँ दैट इज अबाउट ए. ठीक है. तो अबाउट ए कुछ ऐसा सिचुएशन है दैट लाइक दिस इज माई hx फंक्शन एंड gx फंक्शन इज लाइक दिस. लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो एज x अप्रोचेज ए, g एंड h दे विल अप्रोच टू सेम वैल्यू. ठीक है. तो एज x अप्रोचेज ए, g का वैल्यू और h का वैल्यू सेम आ रहा है. अच्छा, फर्स्ट इस बात को फॉलो करना है. ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये आपको देखने में एक लार्ज इंटरवल दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जो कंसीडर किया है दैट इज ओनली a माइनस h टू a प्लस h इंटरवल. तो ये एक पॉइंट की तरह है ना. इसको मैंने बहुत मैग्नीफाई करके आपको ग्राफ शो किया हुआ है. तो ये ग्राफ मुझे अपीयर करेगा एज ए पॉइंट. ठीक है. तो ये बहुत स्मॉल इंटरवल है जो आपको मैग्नीफाइड इतना बड़ा इंटरवल दिख रहा है. ठीक. क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी क्लोज टू ए. राइट. तो ये मैंने एजम्पशन a माइनस एच टू a प्लस एच के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब जो fx फंक्शन है, fx फंक्शन इन दैट इंटरवल विल बी बिटवीन g एंड h. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन fx फंक्शन दोनों के बीच से पास करेगा, लेकिन जिस पॉइंट पर दोनों फंक्शन सेम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं तो मानते हो थर्ड फंक्शन विच इज सैंडविच्ड बिटवीन देम विल हैव टू पास थ्रू द सेम वैल्यू. सही है. तो ऑटोमेटिकली क्लियर फ्रॉम द इनइक्वालिटी कि f को सेम लिमिट x टेंडिंग a पर अटेन करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी. ठीक है. तो फ्रॉम दिस कंडीशन I can imply this will also be true. So this is the sandwich theorem. ठीक है. तो now onwards we will be using this as a result. Fine. अब थोड़ा सा हम एप्लीकेशन देख लेते हैं of the theorem. Let's take this problem. I think ये लिमिट आप इसे डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, है ना. दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1. तो 0 इंटू फाइनाइट आंसर विल बी 0. तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हम डायरेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, बट सेम प्रॉब्लम हम सैंडविच थ्योरम से भी जा सकते हैं. आई एम यूजिंग द फैक्ट. तो सैंडविच थ्योरम यूज करने के लिए आई थिंक आप आइडिया समझ गए कि मुझको दो फंक्शन देने हैं, वन इज बिगर एंड वन इज लेस देन दिस फंक्शन, और दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आ जाए. अगर वो दो फंक्शन की लिमिट सेम आ गई तो मैं यूजिंग सैंडविच थ्योरम आपको गिवन फंक्शन की लिमिट दे दूंगा. ठीक. तो आई एम लुकिंग फॉर टू फंक्शंस. तो आई यूज द फैक्ट. आई थिंक ये वेल नोन फैक्ट है, हर कोई समझता है.
इससे मुझे ये इम्प्लाई हो गया, ठीक। नाउ एंड आइडिया क्लियर? तो आई थिंक बोथ द फंक्शंस हैव सेम लिमिट इक्वल टू 0। तो यूजिंग सैंडविच थ्योरम मैं इंप्लाई कर सकता हूं this will get same limit equal to 0 using sandwich theorem. आइडिया क्लियर? काफी आसान थ्योरम है और बहुत यूजफुल थ्योरम है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। greatest integer function, square bracket denoting greatest integer function. Again, there are two ways to solve this problem. मैं विदाउट सैंडविच थ्योरम भी कर सकता हूँ एंड यूजिंग सैंडविच थ्योरम भी कर सकता हूँ। विदाउट सैंडविच थ्योरम अगर करना चाहें तो बहुत आसानी से ग्रेटेस्ट 5/x को मैं लिख सकता हूँ like this, fraction of 5/x. This now become ठीक है। तो आई थिंक फ्रॉम हियर मैं कह सकता हूं 5/3 माइनस दिस क्वांटिटी अप्रोचेस टू 0 एंड फ्रैक्शन फंक्शन से हर कोई फैमिलियर है, दिस लाइज बिटवीन 0 to 1. तो 0 into some finite number between 0 to 1. So this will get 0, है ना? This quantity will tend 0. तो आंसर become 5/3, ठीक। नाउ सेम प्रॉब्लम को हम सैंडविच थ्योरम की हेल्प से देखते हैं। सैंडविच थ्योरम में आप समझ गए कि मुझे दो फंक्शन ला के दिखाने, वन इज बिगर एंड वन इज लेस, और दोनों की लिमिट सेम आ जाए, ठीक। तो मैं लिमिट ऑफ दिस यूजिंग सैंडविच थ्योरम बता पाऊंगा। आई थिंक आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की इस इनइक्वालिटी से 100% फैमिलियर हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नंबर या तो लेस देन इक्वल टू नंबर होता है, ठीक है, एज वेल एज मोर देन नंबर -1 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से हम फैमिलियर हैं तो डेफिनेटली ये इनइक्वालिटी सबको क्लियर है। नाउ फ्रॉम दिस स्टेप अब डेफिनेटली इस स्टेप पर ये डिपेंड करेगा x पर, x पॉजिटिव या x नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव लोगे तो इनइक्वालिटी सेम आएगी, अगर x नेगेटिव लोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी, ठीक। लेकिन मुझे कुछ मैटर नहीं करता कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है या सेम रह रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में सैंडविच थ्योरम से मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा, बिकॉज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन is 5/3 as well as limit of this function
is also 5/3. तो मैं कह सकता हूँ using sandwich theorem that limit of this function will also be 5/3 using sandwich theorem. तो आई थिंक आपने समझा मेरी बात को ना. मैंने ये इनइक्वालिटी पर क्या कमेंट किया था कि या तो इनइक्वालिटी ये आएगी या इनइक्वालिटी रिवर्स आएगी, है ना. मतलब ये सिचुएशन या फिर ये सिचुएशन. लेकिन आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप इस इनइक्वालिटी से जाओ और चाहे आप इस इनइक्वालिटी से जाओ, दोनों ही केस में सैंडविच थ्योरम से मुझे रिजल्ट आई गेट इक्वल टू 5/3. ठीक है. आई होप प्रॉब्लम सभी को क्लियर है, राइट. लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. आई थिंक ये सीरीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये सीरीज तो सॉल्व नहीं होगी. ठीक है. अगेन मैं सैंडविच थ्योरम के आइडिया से जा रहा हूं. मैं ये नंबर को बोल सकता हूं इज लेस देन दिस नंबर. रीजन सभी को क्लियर. डिनोमिनेटर कम होने से नंबर की वैल्यू ज्यादा आएगी. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी लेस देन दिस. ठीक. तो अगर मैं हर एक नंबर तो आई थिंक मैं कह सकता हूं ये नंबर तो n/n² + 1 एज इट इज लिख लिया और ये नंबर को बोल दिया लेस देन दिस. आई थिंक सभी को क्लियर. दिस नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन दिस. सिमिलरली दिस नंबर इज गोइंग टू बी लेस देन दिस एंड सो ऑन. तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन दिस आ गया. नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ फंक्शन विच इज बिगर देन दिस फंक्शन. तो आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं सबको डिनोमिनेटर लार्जेस्ट n² + n दे दूं तो मानते हो लार्जर द डिनोमिनेटर स्मॉलर द वैल्यू. फाइन. मैं कह सकता हूं दिस विल बी मोर देन. आई थिंक ये थॉट सभी को समझ आना चाहिए कि वाई दिस एक्सप्रेशन इज बिगर देन दिस. ठीक. तो इससे मुझे ऑब्टेन हो गया दिस क्वांटिटी is less is more than this. अब आप देख पा रहे हो कि लिमिट ऑफ दिस as x approaches infinity, n approaches, sorry, as n approaches infinity, limit of this comes out 1. Similarly, limit of this is also 1. तो मैं कह सकता हूं फाइनली कि लिमिट ऑफ दिस यूजिंग सैंडविच थ्योरम मस्ट बी 1. इजी. आई थिंक कंसेप्ट क्लियर. ठीक है. तो आगे हम भी प्रॉब्लम्स में सैंडविच थ्योरम का अप्लाई कर पाएंगे आगे, राइट. Now let me come to trigonometric limit.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लिमिट्स देख लेते हैं। अभी मैं रिजल्ट्स पुट कर रहा हूं, आगे मैं अभी इसके प्रूफ दिखा दूंगा। ओके, आप रिजल्ट्स नोट डाउन कर लो, मैं प्रूफ लेता हूं फिर। तो लेट्स टेक फर्स्ट लिमिट sin x अपॉन x। मैंने क्या किया, मैंने कंसीडर किया एक सर्कल, कुछ भी रेडियस मान लो, से रेडियस r, सेंटर o एंड दिस पॉइंट b सम a पॉइंट। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं। नाउ एट a ड्रॉन अ टेंजेंट अब एक एंगल x कंसीडर किया है मैंने। ठीक है, तो आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ x, एक्सटेंडेड इट टू मीट टेंजेंट एट सम पॉइंट। नाउ मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। लेट्स से दिस पॉइंट B एंड दिस पॉइंट इज C। ठीक है, आई होप आप पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, है ना। तो टेंजेंट पर पॉइंट मैंने B ले रखा है, और ये जहाँ पर OB सर्कल को कट कर रहा है, सर्कमफेरेंस को, दैट पॉइंट इज C। ठीक, नाउ अगर हम इस लिमिट को देखें तो आई थिंक इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आने वाले हैं, बिकॉज आप चाहे f ऑफ h लिमिट लिखो चाहे f ऑफ माइनस h लिखो, एक्सप्रेशन सेम बनेगा। f ऑफ h साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग 0, f ऑफ माइनस h साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक, विच इज सेम एज साइन h अपॉन h। तो मैं इसे सिर्फ राइट हैंड लिमिट के लिए प्रूफ कर दूं, मतलब कि मैं x पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर रहा हूं। अगर मेरा राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 आ जाता है तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रूफ कि दिस लिमिट इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपका LHL और RHL सेम बन रहा है। ठीक, तो मैं x को पॉजिटिव मान के मैंने ये कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है आपको ना। इस कंस्ट्रक्शन से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC इस कंस्ट्रक्शन से देखें इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAC। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। आई थिंक बहुत इजीली हर कोई इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहा है ना, फिगर से समझ पा रहा है कि ट्राइंगल OAC का एरिया सेक्टर OAC के एरिया से कम होगा और सेक्टर OAC का एरिया OAB ट्राइंगल से कम होगा। ठीक है, नाउ ट्राइंगल OAC इज हाफ r इंटू साइन x, हाफ r स्क्वायर साइन x। सेक्टर OAC हाफ r स्क्वायर x। ट्राइंगल OAB हाफ r base into height, height I think here is r 10x, half r square 10x। तो आई थिंक यहां से मैं कह सकता हूं x सेटिस्फाई, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुआ। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं किस आइडिया के टुवर्ड्स जा रहा हूं। आई एम गोइंग टुवर्ड्स सैंडविच थ्योरम ना, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं। नाउ आई गॉट दिस इनइक्वालिटी,
बस अब इस इनइक्वालिटी से आप आई थिंक मेरा इंटरेस्ट साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो फ्रॉम दिस स्टेप मैं कह सकता हूँ x बाई साइन एक्स इज मोर देन 1 इज लेस देन साइन एक्स से डिवाइड करके क्या आ गया, tan अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, एंड नाउ sin x upon x become more than cos x less than 1. So this is the inequality I am getting, है ना. This is for x very close to 0 and x is more than 0, right? मैंने ये assume करते हुए प्रॉब्लम किया था. फाइन, ये मेंशन है. Now I think अब सैंडविच थ्योरम से आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो. इजीली देख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स 0 ऑफ cos x is 1 and obviously limit x tends 0 of 1 is also 1. तो by Sandwich theorem, because two limits are equal, मैं कह सकता हूँ limit of sin x upon x is going to be 1. ठीक है. Now another important idea about this limit is कि ठीक है, मुझे लिमिट तो पता होगी कि लिमिट x टेंडिंग 0 sin x upon x 1 होता है, बट आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का भी आइडिया रखो कि एज x अप्रोचेस 0, x 0 अप्रोच होने पर sin x अपॉन x जो है वो ठीक है नियर टू 1 आएगा, लेकिन ये 1 से कम है. ठीक है, तो ये आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin x अपॉन x x को 0 लेने पर, क्लोज टू 0 लेने पर, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली गोइंग टू, सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी 1 बट लेस. ये 1 से बिल्कुल थोड़ा छोटा है ना, वेरी क्लोज टू 1 बट लेस. ठीक, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का भी आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन बीइंग, मैं बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं. मे बी कि क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, फाइंड दिस लिमिट. ठीक, नाउ अब आई थिंक स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. नाउ आई थिंक अब मैं x टेंड्स टू 0, पर नो डाउट दिस नंबर टेंड्स टू 1, टेंड्स टू 1 है ना, नॉट इक्वल टू 1. दिस इज क्लोज टू 1, सो दिस एंटायर प्रोडक्ट इज क्लोज टू 10 की पावर 6. तो मानते हो अब मैं कंफ्यूज हूं कि ये 10 की पावर 6 के क्लोज तो है, लेकिन ये उससे कम है या उससे ज़्यादा है ना, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बहुत फर्क पड़ जाएगा. अगर नंबर मोर देन इंटीजर हुआ तो ग्रेटेस्ट की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर नंबर लेस देन इंटीजर हुआ तो कुछ और होगा रिजल्ट. ठीक, तो आई थिंक अब मैं इस कंसेप्ट की हेल्प से, नाउ आई नो दैट दिस नंबर इज लेस देन 1 है ना, दिस इज वेरी क्लोज टू 1 बट लेस. तो मानते हो ये नंबर वेरी क्लोज टू 10 की पावर 6 बट लेस देन 10 की पावर 6 होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना निकला. सो आंसर शुड बी जस्ट बिफोर, है ना, इंटीजर जस्ट बिफोर 10 की पावर 6. तो 10 की पावर 6 के बिफोर कौन सा इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 10 की पावर 6 माइनस 1. तो आंसर टू प्रॉब्लम इज दिस. ठीक है, तो आई थिंक आपको x क्लोज टू 0 साइन x अपॉन x की एग्जैक्ट वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है ना, कि कितना इंपॉर्टेंट है ये बात मालूम होना कि ये नंबर 1 से लेस होता है. ठीक, नाउ कमिंग टू 10x अपॉन x, आई थिंक इसी कैलकुलेशन से प्रोसीड करके ये मेरे पास रिजल्ट है. तो इस रिजल्ट से मैं कह सकता हूं x अपॉन 10x लेस देन 1. आप समझ रहे हो ये सारी कैलकुलेशन x पॉजिटिव पर हो रही है,
क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा। इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो tan x अपॉन x में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा। आप चाहे f ऑफ माइनस h लिख लो, चाहे आप f ऑफ h लिख लो, लिमिट गोइंग टू बी सेम, है ना, दोनों के एक्सप्रेशन सेम बन रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बाय tan x, sin डिवाइड बाय 10, sin डिवाइड बाय 10 become cos x. Now I get tan x by x. So again I know the limit of sec x as x tends to 0 is 1. तो अगेन सैंडविच थ्योरम की हेल्प से मेरे लिमिट का प्रूफ आ गया कि लिमिट ऑफ tan x अपॉन x इज 1, ठीक है। नाउ अगेन जिस तरह से मैंने sin x अपॉन x की एग्जैक्ट वैल्यू का आइडिया आपको बोला, सेम वे अभी जो मैंने इनइक्वालिटी लिखा था वहां से आपको क्लियर हो गया है ना। अभी जस्ट मैंने इनइक्वालिटी पुट किया था, क्या था इनइक्वालिटी, tan x अपॉन x इज बिटवीन 1 एंड sec x। आई थिंक हम इस इनइक्वालिटी पर एंड अप हुए थे, है ना। तो एज x is close to 0, for x very close to 0, we can remember the exact value of tan x by x कि ठीक है इसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी 1 आएगी, बट दिस नंबर इज गोइंग टू बी मोर देन 1, जस्ट बिगर देन 1, ठीक है। तो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को ध्यान रखें कि x क्लोज टू 0 होने पर tan x अपॉन x की वैल्यू 1 से जस्ट बिगर आती है ना, वेरी क्लोज टू 1, दैट इज 1.000 लाइक दिस, है ना। तो अगेन तुम इस सेम एप्लीकेशन, सेम प्रॉब्लम को देख सकते हो। अगर मैं प्रॉब्लम कंसीडर करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 की पावर 6 tan x अपॉन x, तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग चुका है कि ये नंबर 1 से बिगर है, तो ये पूरा प्रोडक्ट 10 की पावर 6 से बिगर है। दिस विल बी जस्ट बिगर देन 10 की पावर 6, जस्ट बिगर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी नंबर की, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 रेज टू 6 ओनली, ठीक है। तो आई थिंक आइडिया क्लियर। तो एग्जैक्ट वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है ना कि इसकी जरूरत हमको प्रॉब्लम्स में पड़ सकती है। तो वी मस्ट रिमेंबर, है ना। तो हमको लिमिट के रिजल्ट याद रखने के साथ में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का भी थॉट रखें तो बेटर है, राइट। नाउ टू रिजल्ट्स, x टेंडिंग 0, साइन इनवर्स x अपॉन x। अब इसमें कोई खास बात नहीं रह गई है, डिराइविंग दीज रिजल्ट्स। आई थिंक इसके लिए मैंने सिंपल आई सेड कि पुट साइन इनवर्स x टू बी थीटा। ऐसा करने से एक्सप्रेशन बन गया थीटा अपॉन साइन थीटा। नाउ अब लिमिट थीटा में लिखनी होगी मुझे, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू, आई थिंक अगर x 0 को टेंड करेगा तो थीटा विल ऑल्सो टेंड टू 0, है ना, बात समझ आ रही है। सो दिस बिकम थीटा टेंडिंग 0, तो लिमिट ट्रांसफॉर्म होकर ये कन्वर्ट हो गया एंड दिस लिमिट आई नो वेरी वेल, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा आप आइडिया देख सकते हो, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया था कि x क्लोज टू 0, आई नो दैट दिस नंबर टेंड्स टू 1, बट व्हाट अबाउट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, 1 के क्लोज, 1 से बिगर है, 1 से लेस है, या एग्जैक्टली इक्वल 1 है। तो क्लोज टू 0 इट इज गोइंग टू बी मोर देन 1। रीजन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ये कन्वर्ट हुआ है थीटा अपॉन साइन थीटा, और अभी अभी मैंने साइन थीटा अपॉन थीटा की बात की थी। साइन थीटा अपॉन थीटा मानते हो आप 1 से कम है, तो अगर साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से कम है तो व्हाट अबाउट थीटा अपॉन साइन थीटा इज मोर देन 1, सो दिस बिकम मोर देन 1, ठीक। तो आई थिंक सेम वे हम tan इनवर्स x अपॉन x को भी समझ सकते हैं, करेक्ट। तो आई थिंक ये रिजल्ट्स सबको क्लियर।
ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं है बट इट इज़ वेरी यूजफुल, है ना, ये क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि यू डायरेक्टली रिमेंबर दिस लिमिट, ठीक है, आप ये रिजल्ट को याद रखो, ये बहुत आगे काम में आता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी बोर्ड एग्जाम में अगर ये लिमिट आती है तो आपको इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फाइन, नाउ आई थिंक टू प्रूव दिस रिजल्ट मेरे पास बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशंस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स को कैन राइट नाउ एक्स स्क्वायर। आई थिंक अब मैनिपुलेशन देख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिख दिया। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये एक्सप्रेशन फॉर्मूले में आ गया साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है ना। सो दिस इज 1/2 और अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट इज 1, तो प्रॉब्लम का आंसर हाफ, ठीक। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करूंगा, राइट। ओके, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल्स। ये कुछ इजी क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्टेन द लिमिट, आई थिंक 1 माइनस कॉस थीटा, और नोटिस कर रहे हो आप दिस एंगल गोज टू 0, तो मैंने इसे इस तरह से रीअरेंज कर लिया, ठीक, कर सकता हूं। नाउ आई थिंक अब ये जो रिजल्ट मैंने फॉलो किया उसकी हेल्प से प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा टेंड्स 0, और ये टर्म तो इजीली दिख रहा है। सो रिजल्ट इज हाफ इंटू 25/3, दैट इज 25/6। फाइन, ओके, let's see this second problem. 1 minus cos of 1 minus cos x divided by x की power 4. Again you will notice कि this theta 1 minus cos theta, notice करो ये theta 0 आ रहा है, x को 0 अप्रोच करने पर 1 minus 1 which approach 0। तो मैंने अगेन फॉर्मूले का यूज करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ रीअरेंजमेंट कर लिया। अब आप फॉलो कर रहे हो कि ये डायरेक्टली फॉर्मूले में चेंज हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक, विच इज थीटा टेंडिंग 0 है ना, थीटा 0 है। सो दिस लिमिट इज हाफ इनटू दिस लिमिट। आई थिंक ये लिमिट तो डायरेक्टली x टेंडिंग 0, सो दिस ऑल्सो इज हाफ, तो हाफ स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 1/8, ठीक। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं सभी को, है ना। लेट्स टेक द प्रॉब्लम। सो अगेन आप प्रॉब्लम में नोटिस कर सकते हो 1 माइनस 1 विच इज 0 अपॉन 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट, ठीक। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने रैशनलाइज कर लिया।
लाइक दिस, ठीक है, मैंने इस तरह से लीड कर लिया. नाउ cos 2x, को फर्दर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन लिख सकता हूं. ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. नाउ इफ आई ओपन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकम साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज कॉमन, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर. ओके, तो आई थिंक अभी अब डायरेक्ट आंसर, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस 2 एंड दिस ऑल्सो इज 1 प्लस 1. तो फाइनल आंसर 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 1, 3/2. ओके, क्लियर? ओके, लेट्स टेक सम मोर प्रॉब्लम्स. लिमिट x टेंड्स π/2 ऑफ tan x अपॉन tan 3x. तो मैं सब्स्टिट्यूशन x इक्वल π/2 प्लस h ले रहा हूँ. ऐसा करने से दिस लिमिट बिकम नाउ डेफिनेटली x टेंडिंग π/2 होने पर h टेंड्स 0. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स 0. आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन π/2 माइनस h भी ले सकते थे, ठीक है. नाउ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके दिस बिकम माइनस ऑफ कॉट h माइनस ऑफ कॉट 3h, which again can write like this. Now I think अब ये प्रॉब्लम फॉर्मूले में आ गया. इसे मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग 0 फॉर्म का प्रॉब्लम आ रहा है. तो उस रीजन से ये मैनिपुलेशन कर दिया मैंने. नाउ आई थिंक दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज ऑल्सो 1. तो माई फाइनल आंसर इज 3. इजी. आप चाहो तो इसे डायरेक्टली x में रह करके भी प्रॉब्लम कर सकते थे, बट ये सॉल्यूशन आई थिंक अच्छा है. तो अगर डायरेक्टली आप x टेंडिंग π/2 से ही करना चाहते हो तो यू कैन यूज tan 3x फॉर्मूला. 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर. ठीक. नाउ ऐसा करने से नाउ नोटिस कर सकते हो आप tan x कैंसल, नाउ नो डाउट आप x टेंड्स π/2 प्लस कंसीडर करो या x टेंड्स π/2 माइनस कंसीडर करो, दोनों ही केस में tan x गोज टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट. तो ये नंबर एंडिंग इन्फिनिटी जा रहा है. तो उस रीजन से मैंने मैनिपुलेट कर लिया लाइक दिस.
तो आई थिंक अब मैं आंसर कर सकता हूँ. दिस बिकम 0 है ना, 1/∞ इज 0. सो आंसर इज -3/-1. सो दिस अगेन बिकम 3. करेक्ट. Okay, let me take another problem. Let's take this problem. थोड़ा अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन होगा. नाउ इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे रीड कर रहा हूं लाइक दिस. मैं टर्म्स को इस तरह से कलेक्ट कर रहा हूं. Fine. Now I think this is tan A minus tan B. Now साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करके मैं इसे tan में ही कन्वर्ट कर रहा हूं. तो आई थिंक tan A minus tan B इज नथिंग बट tan of A minus B, tan of A minus B into 1 plus tan A tan B. 1 plus, ये आप tan of A minus B फॉर्मूले का रीअरेंजमेंट से आप ये स्टेप समझ पा रहे हो कि मैंने कैसे tan A minus tan B को tan A minus B into 1 plus tan A tan B लिख दिया. नाउ सेम वे मैंने इस क्वांटिटी पर भी सेम मैनिपुलेशन की. tan A minus tan B is again tan A minus B into 1 plus tan A tan B. Now tan of A minus B is again tan x. तो tan x कॉमन minus of 1 plus tan A tan B. आई होप ये स्टेप सभी को क्लियर कि मैंने क्या किया हुआ है ना. मैंने tan A minus tan B को tan A minus B इंटू 1 plus tan A tan B यूज किया. अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो. tan A plus x कॉमन, नाउ रिमेन्स A plus 2x minus A. Now we are left with ठीक. तो अभी मेरे पास ये मैनिपुलेशन आ चुकी है. तो एक्सप्रेशन मेरा इतना रिड्यूस हो चुका है. तो आप 100% समझ रहे हो कि मैं अगेन इस एक्सप्रेशन पर फिर फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं विच इज tan A minus B इंटू 1 plus tan A tan B. तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करने से दिस बिकम tan of A minus B which is tan 2x into 1 plus tan A tan B ओवर एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर को मैं कुछ सिंपल मैनिपुलेशन कर रहा हूं. एक्स 2x तो मैंने बैलेंस कर लिया 2. लिमिट एक्सटेंड्स 0. नाउ आई होप कि अब हम आंसर इसका दे सकते हैं
ठीक है ना. तो नाउ दिस x टेंडिंग 0 इज 1, x टेंडिंग 0, दिस ऑल्सो इज 1. तो फाइनल आंसर टू प्रॉब्लम दिस बिकम 10a and this become 1 plus tan square a. So final answer 2 tan a 1 plus tan square a, that is 2 tan a sec square a. So this is my final answer. Simple. I hope प्रॉब्लम सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, आसान प्रॉब्लम था. Okay, let me take another problem. Curly bracket denoting fraction part of x. ठीक है ना, fraction part function. Now x tending 8. तो आई थिंक यहाँ पर इस प्रॉब्लम में मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की नीड हो रही होगी, बिकॉज इंटीजर के राइट में फ्रैक्शन और इंटीजर के लेफ्ट में फ्रैक्शन. ठीक, तो एक काम करते हैं, एक बार हम डायरेक्टली रीड करते हैं LHL एंड RHL. नाउ इफ आई रीड इन द लेफ्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रॉब्लम को चाहो तो सिंपल लिख सकते हो. आई थिंक हर कोई फैमिलियर है, फ्रैक्शन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड. क्या होता है पीरियड? 1. मैं इस लिमिट को रिड्यूस कर सकता हूँ, साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स ओवर माइनस एक्स, फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 8. अब एक बार इसका ज़रा चेक तो करें कि फॉर्म क्या है ना. अगर मैं 8 प्लस पर देखूं तो किसी भी इंटीजर से जस्ट बिगर पर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? जस्ट बिगर, है ना. तो इंटीजर से जस्ट बिगर, आई थिंक जिसको फ्रैक्शन एक्स का ग्राफ का आइडिया है, तो अबाउट एन इंटीजर ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन इज लाइक दिस. एट एनी इंटीजर, लेट्स से आई, तो इंटीजर के जस्ट राइट में अगर हम देखते हैं तो वैल्यू फ्रैक्शन की 0 आ रही है, और जब हम इंटीजर के जस्ट लेफ्ट में देखते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ रही है. ठीक है, तो अगर मैं राइट हैंड की बात करूं तो आई थिंक ये 8 से बिगर, और 8 से बिगर नंबर का फ्रैक्शन क्या हुआ? 0. ठीक है, सो दिस विल बिकम साइन ऑफ 0. नाउ माइनस, मैंने 8 से बिगर बोला, तो माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस 8, और माइनस 8 से लेस आते ही, है ना, माइनस 8 से जस्ट लेस, तो इंटीजर से जस्ट लेस होने पर क्या हुआ? फ्रैक्शन इज 1. यहां देखो मैंने दिखाया हुआ है कि इंटीजर के जस्ट राइट पर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और इंटीजर के जस्ट लेफ्ट पर फ्रैक्शन की वैल्यू 1. तो मैंने माइनस 8 से जस्ट लेस पर बात की, तो ये क्वांटिटी माइनस 8 से लेस पर फ्रैक्शन वैल्यू इज 1. तो आई थिंक ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना. सो राइट हैंड लिमिट RHL मैंने ऑब्जर्व किया अबाउट RHL, मोर देन 8 का फ्रैक्शन 0 साइन 0 अपॉन लेस देन माइनस 8, लेस देन माइनस 8 का फ्रैक्शन is 1. तो लिमिट बिकम 0. फाइन. नाउ अब अगर मैं LHL पर जाऊं, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है. 8 से लेस, 8 से लेस का फ्रैक्शन इज 1.
x less than 8, then minus x more than minus 8, minus 8 से बिगर, ठीक है. नाउ इंटीजर से बिगर पर फ्रैक्शन टेंड्स टू 0, करेक्ट. सो टेंड्स टू 0 होते ही क्वांटिटी टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है. तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कैलकुलेशन की नीड ही नहीं आई है ना. ये तो मैं जस्ट लिमिट की फॉर्म चेक कर रहा था कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भी या नहीं, और उसमें मुझे डायरेक्ट आंसर आ गया. तो इसका मतलब है आंसर टू प्रॉब्लम इज लिमिट नॉट एग्जिस्ट. तो मेरा प्रॉब्लम का आंसर विल बी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना. जो लोग डायरेक्टली जो मैंने ऑब्जर्वेशन दिए अगर डायरेक्ट नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए हैं तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन से भी जा सकते हैं. अगेन मैं ये मैनिपुलेशन तो यूज करूंगा. ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन की हेल्प से जाते हैं. LHL इज व्हाट? लिमिट h टेंड्स 0, f of 8 minus h, f of 8 minus h. इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट डिनोटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर. नाउ आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसाइड हो रहा है. दिस नंबर इज लेस देन 8, जस्ट लेस देन 8, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 7. दिस नंबर इज मोर देन -8, है ना. आप हर कोई समझता है h इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट. जब हम f of a plus h एंड f of a minus h फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वहां पर आई एम यूजिंग h टू बी पॉजिटिव, करेक्ट. सो -8 plus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -8. तो अभी ये क्या हो गया? तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि व्हाट हैपेंस टू दिस लिमिट साइन ऑफ 1 अपॉन 0, है ना. ये फॉर्म आ रही है फाइनाइट अपॉन 0, सो दैट टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट. तो आई थिंक लेफ्ट हैंड लिमिट इज क्लियर टू ऑल, ठीक है. तो हम लोग कैलकुलेशन से भी प्रॉब्लम कर सकते हैं ना. जैसे मैंने लास्ट सॉल्यूशन दिया था दैट वाज बेटर इनफैक्ट. जिसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन फंक्शन को लेकर के है उसको सॉल्यूशन बेटर लगेगा, ठीक है ना. लेकिन अगर सपोज करो हम इतना फास्ट नहीं अप्लाई कर पाते हैं तो इस सॉल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक. नाउ लेट्स गो टू राइट हैंड लिमिट. RHL f of 8 plus h ओके. आई थिंक अगेन मैं लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर को फिर रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ. आई थिंक दिस नंबर इज मोर देन 8,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, विल बी 8. फाइन. एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, greatest integer in denominator will be what? I think this number is less than -8. So less than -8 का GIF is -9. ठीक है ना. तो अभी प्रॉब्लम becomes this, and which directly equal 0. 0 upon 1, so limit is 0. Fine. So problem clear to all, right? Let me take one more problem. Zero plus. Let's take this problem. This time I am only interested in x tending 0 plus. Fine. I think हर कोई समझ रहा है कि इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 माइनस पर डिफाइंड ही नहीं है ना, क्योंकि 0 माइनस पर रूट डिफाइंड नहीं होगा 0 माइनस पर, करेक्ट. एज वेल एज कॉस इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा. 0 माइनस होने पर ये नंबर 1 को एक्सीड कर जाएगा. तो ये लिमिट सिर्फ और सिर्फ 0 प्लस पर एग्जिस्ट करेगी. तो प्रॉब्लम इज टू फाइंड लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस. नाउ टू सॉल्व दिस मैं सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं. लेट्स टेक दिस टू बी थीटा. ठीक. नाउ दिस implies so x comes out 1 minus cos theta. अभी लिमिट ट्रांसफॉर्म हो गया थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ व्हाट अबाउट थीटा? थीटा टेंड्स टू, कैन इजिली ऑब्जर्व, x 0 लेने पर cos इनवर्स ऑफ 1 एंड cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? 0. थीटा टेंड्स टू 0. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा थीटा टेंड्स टू 0 प्लस ऑनली, है ना. जब हम 0, ये नंबर जस्ट लेस देन 1 और जस्ट लेस देन 1 पर cos इनवर्स की वैल्यू 0 से जस्ट बिगर, तो ऑटोमेटिकली दिस एक्सप्रेशन बिकम थीटा टेंड्स 0 प्लस. ठीक. नाउ क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो जो थीटा लिखा हुआ है उसे मैं इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा लिख सकता हूं डेफिनेटली, क्योंकि थीटा इज ए पॉजिटिव नंबर. फाइन. एंड आई थिंक थीटा, मॉड थीटा is nothing but under root theta square. So this can read like this. Zero plus. I think अभी डायरेक्ट आंसर हो गया. 1 minus cos theta upon theta square is half. So this become 2. तो आंसर is √2. ठीक है ना. वो रिजल्ट हमने डिराइव किया था 1 minus cos theta upon theta square, limit theta tending 0 is half. तो I think answer to problem become equal to √2. ठीक है. तो I hope कि ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आ गया होगा. आसान है. ठीक है. तो इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं लग रही होगी. ठीक. अब चलो एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट प्रॉब्लम लेते हैं. ठीक है. ठीक है. इस प्रॉब्लम का आंसर तो √2 हो गया. इसका आंसर तो √2 है. ठीक. मैं एक डिफरेंट प्रॉब्लम ले रहा हूं. मान लो कि जो प्रॉब्लम मैंने किया अभी, इन प्लेस ऑफ इट आई एम टेकिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन. x टेंड्स 0,
सपोज कि प्रॉब्लम अगर मेरा ये है तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो आप डिफरेंस फील करना है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज करते ही कितना फर्क आता है। सपोज द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक। नाउ आई थिंक अब मैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का यूज करना चाहता हूं। तो आई थिंक अगर मैं इस क्वांटिटी को मॉड एक्स से कंपेयर करूं तो अब मुझे प्रॉब्लम है। हर किसी को दिख रहा है कि एक्स 0 प्लस और एक्स 0 माइनस में फर्क आएगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट LHN। एक्स टेंस 0 माइनस, क्या 0 माइनस पर मैं x को माइनस ऑफ मॉड एक्स बोल सकता हूं? थिंक ओवर इट, सोचो बात को, बहुत आसान बात है। बिकॉज x इज नेगेटिव, x को मैंने माइनस मॉड एक्स लिख लिया, ठीक। नाउ अगेन, अब तो सेम कैलकुलेशन जो मैंने अभी किया था, नाउ आंसर बिकम minus of root 2, correct? So LHL is minus root 2. Now अगर मैं RHL की बात करूं, x टेंस 0 प्लस। नाउ दिस टाइम क्योंकि x पॉजिटिव है, क्या मैं x को मॉड x लिख सकता हूं? राइट, लिख सकता हूं। सो तो अभी मैं डायरेक्ट आंसर पुट कर रहा हूं, दिस विल बी रूट 2 नाउ। तो मेरे प्रॉब्लम का आंसर क्या हुआ? तो आई थिंक हर कोई समझ रहा है कि LHL एंड RHL डिफर, दे आर नॉट इक्वल। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज लिमिट नॉट एग्जिस्ट। फाइन। तो आई थिंक आप डिफरेंस को समझ पा रहे हो ना, प्रॉब्लम में वेरिएशन करने से कितना फर्क आ जाता है, वो बात आप फॉलो कर रहे हो ना। तो जब भी अपन प्रॉब्लम करें तो बहुत केयरफुल रहें, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप होनी चाहिए आपकी, ठीक है। बिकॉज थोड़ा भी अपन कैजुअल हुए तो प्रॉब्लम देख सकते हो आप, है ना, कि अभी पिछले क्वेश्चन में किया था तो हमें आंसर आया था, बट अभी इस प्रॉब्लम में आंसर नॉट एग्जिस्ट हुआ, ठीक। ओके, राइट, सभी को क्लियर है ये?